नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट और आर्टिकल 2 से लेकर 4 तक चर्चा करेंगे। जैसा कि आर्टिकल 2 कहता है कि अगर हमें किसी भी बाहरी क्षेत्र को यानी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में प्रवेश दिलाना है, तो इसमें 2 टर्मिनोलॉजी है। एक ऐसा क्षेत्र जो अस्तित्व में है, जैसे हम बात करें एक ऐसा क्षेत्र जो पहले से ही राज्य है, किसी भी देश का भूभाग है, उसे भारत में शामिल करना हो। और दूसरा कहता है कि अभी उसकी स्थापना हुई नहीं है, भारत ने ही उसकी स्थापना की है। जैसे समुद्र में कोई ऐसा टापू निकल कर आए जिस पर पहले से किसी का अधिकार नहीं था। तो दोनों शब्द अलग-अलग है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहले तो हमें ये समझना है कि आर्टिकल 2 कहता है कि बाहरी क्षेत्रों का भारतीय संघ में प्रवेश, भारत में प्रवेश। अगर किसी भी क्षेत्र को हम अर्जित करते हैं और उसे भारत में शामिल करते हैं तो आर्टिकल 2 काम में आएगा। अब इसमें 2 टर्म है, एक प्रवेश और एक स्थापना। प्रवेश यानी जो पहले से अस्तित्व में है, स्थापना यानी जिस पर किसी का भी दावा नहीं था, भारत ने ही उसका नामकरण किया है, भारत ने ही उसकी स्थापना की है। इस कंडीशन में हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सिक्किम का एग्जाम्पल लीजिए। 1947 में सिक्किम एक चोग्याल वंश के अधीन था। अब इस कंडीशन में भारत जैसे यह आजाद हुआ, हमने इसे रक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। लेकिन 1974 में हमने इसे सह राज्य बनाया और 1975 में हमने 22वां राज्य सिक्किम को बना लिया। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि सिक्किम पहले से ही अस्तित्व में था, जो चोग्याल वंश के अधीन था। लेकिन जब 1975 में जनमत हुआ और जनमत ने कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो भारत ने इसे प्रवेश दिला दिया भारतीय संघ में। और भारतीय संघ में प्रवेश दिलाते ही 22वां भारत का राज्य बन गया। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 2 नए राज्यों के प्रवेश की भी बात करता है। आर्टिकल 2 ऐसे राज्यों की जो अभी अस्तित्व में नहीं है उनकी स्थापना की भी बात करता है। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 कहता है जैसे हमारे यहाँ प्रेजेंट में 28 राज्य है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 1956 की राज्य पुनर्गठन अधिनियम की, उस समय हमारे यहाँ 14 राज्य और 6 यूटी थे। अब इस कंडीशन में आप सोचिए कि 14 से 28 कैसे हो गए। तो हमें ये समझना है कि भारत में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी राज्य, कोई भी नया राज्य बनाया जा सकता है। जैसे 14 से 28 हो गया, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। जैसे हरियाणा कुछ भाग राजस्थान का लेकर अगर हरियाणा को दे दिया जाए तो उसका क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। किसी का क्षेत्र घटाया जा सकता है। जैसे राजस्थान का भूभाग बड़ा है, यूपी का भूभाग बड़ा है, तो यूपी के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं। एक यूपी हो सकता है, दूसरे का अलग नाम दिया जा सकता है। तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कोई भी नाम चेंज करना है, जैसे राजस्थान का नाम कोई भी चेंज करना है, तो उस कंडीशन में संसद के पास पावर है कि वो किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, उनकी बाउंड्री को बदल सकती है। तो आर्टिकल 3 मेनली कहता है कि किसी भी क्षेत्र को बढ़ाना है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना है, उसका नाम परिवर्तन करना है, उनसे निकाल कर 2 या 2 से अधिक राज्यों के भूभाग को निकाल कर अगर एक नया ही राज्य बनाना है, तो वो संसद कर सकती है। और संसद ने बार-बार किया भी है क्योंकि स्टार्टिंग में 14 ही राज्य थे। तो 14 से 28 राज्य कैसे बन गए? आर्टिकल 3 ने आर्टिकल 3 ने संसद को ये पावर दी और संसद ने इस पावर का यूज किया और 14 से 28 राज्य बन गए। अब हम समझते हैं आर्टिकल 3 को उदाहरणों के माध्यम से। जैसे हम बात करें 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, यूपी से हम देखते हैं उत्तराखंड अलग हुआ था, बिहार से हम देखते हैं झारखंड अलग हुआ था। अगर हम लेटेस्ट उदाहरण की बात करें तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है। तो अलग किसने किया है? संसद ने किया है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 3 से। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम आज यूपी की बात करें और अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान और यूपी के अगर 2 टुकड़े संसद करना चाहे, इस राज्य का विनाश करना चाहे तो संसद कर सकती है। अगर किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है तो संसद कर सकती है। जैसे उड़ीसा, पहले नाम उड़ीसा था, अब ओडिशा हो गया है 2011 से। पहले नाम पांडिचेरी था, अब पुद्दुचेरी हो गया है 2006 से। तो कैसे संभव हुआ? आर्टिकल 3 से संभव हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण टर्म हम समझते हैं। अगर किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है, क्षेत्र चेंज करना है, नया राज्य बनाना है,
तो सबसे पहले कौन-सी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा? तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये प्रस्ताव राष्ट्रपति की इस पर पूर्व अनुमति होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पास पहले ये प्रस्ताव चला जाए, तो राष्ट्रपति बोल दे कि हाँ ठीक है, इस प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जाए। उसके बाद में लोकसभा, राज्यसभा में लाई जाए और उसके बाद में वहां से पारित होने के बाद में, और पारित कैसे करना है? ओनली साधारण बहुमत से। तो उसके बाद में इसे राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। तो राज्य विधानमंडल के को एक निश्चित समय दिया जाएगा कि महोदय आपको 14, 20, 7, 6 जितने भी दिन में अपनी सहमति देनी होगी। अगर वो सहमति देता है तो ठीक है, अगर वो सहमति नहीं भी देता तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा संसद पर। संसद फिर भी चेंज कर सकती है। एक फॉर्मल, एक औपचारिक रूप से उनकी अनुमति लेने के लिए राष्ट्रपति उनके पास भेजता है। बस यही स्टेप है। तो स्टेप फर्स्ट में राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेना है, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति इसे विधानमंडल को भेजेगा, फिर उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पारित होने के बाद में इसका नाम और क्षेत्र चेंज कर दिया जाएगा या नया राज्य बना दिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण टर्म हम देखते हैं अमेरिका के सेंस में। अमेरिका में हम कहते हैं कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, लेकिन भारत में हम देखते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्य का अर्थ हुआ, जैसे हमने राजस्थान का एग्जाम्पल लिया था, जैसे हमने यूपी का एग्जाम्पल लिया था, उससे उत्तराखंड बन गया। तो राजस्थान अपने आप में बड़ा है, लेकिन जब संसद चाहे इसके दो टुकड़े कर सकती है। हरियाणा अपने आप में छोटा है, संसद चाहे तो उससे हरियाणा, राजस्थान से कुछ भाग लेकर हरियाणा को दे सकती है। तो राज्य का अस्तित्व डिपेंड करता है संघ पर, पार्लियामेंट पर, संसद पर। तो हमारे यहाँ राज्य विनाशी है, लेकिन हरियाणा, राजस्थान, केरला, पंजाब, जम्मू कश्मीर अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकते। अपनी हमेशा भारतीय संघ में शामिल रहेंगे। वो अलग देश की या फिर किसी अलग देश के साथ जाने की डिमांड नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और समझते हैं, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि जो हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तो जैसे ही 2 और 3 में चेंज होगा, वैसे ही पहली अनुसूची में भी चेंज करना होगा, चौथी अनुसूची में भी चेंज करना होगा। कल हमने देखा था पहली अनुसूची में क्या है, सभी राज्यों के नाम है, उसका राज्य क्षेत्र है। तो हमने नया राज्य ऐड कर लिया, तो नाम तो ऐड करना पड़ेगा, उसकी बाउंड्री को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आर्टिकल 4 कहता है कि स्वतः ही पहली अनुसूची में नाम और बाउंड्री ऐड की जाएगी। अब चौथा क्या कहता है, जैसे हमें पता है राज्यसभा में 245 सीटें हैं जो निश्चित है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश में पहले 18 सीट थी राज्यसभा की। जैसे विभाजन हुआ, 11 आंध्र प्रदेश के पास चली गई और 11 में से 7 चलेगी तेलंगाना की। अब ये 11 और 7 मेंशन करने के लिए हमें चौथी अनुसूची में चेंज करना होगा, क्योंकि चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बारे में बताती है। तो अगर कोई भी बाउंड्री में चेंज होगा, नया राज्य बनेगा, तो उस राज्य की सीट को राज्यसभा में सुनिश्चित करने के लिए चौथी अनुसूची में चेंज करना होगा, जो अपने आप में स्वाभाविक सी बात है आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग। अब आर्टिकल 4 सबसे बड़ी बात कहता है। आर्टिकल 4 कहता है कि अगर हमें 2 और अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। वो ओनली साधारण बहुमत से किया जा सकता है। उसके लिए किसी भी विशेष बहुमत की, किसी भी राज्यों के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 4 सरल शब्दों में कहता है कि ये प्रक्रिया साधारण बहुमत से होगी। इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब हम कुछ अलग बात करते हैं जो हमारे यहाँ 1960 में चर्चा में रही थी, कि हमने बोला कि भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं में, नाम में चेंज करना है, किसी राज्य का विनाश करना है, उसके भूभाग को लेकर दूसरे राज्य को देना है, या फिर नया राज्य बनाना है, यहाँ तक तो ठीक है, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग संसद को पावर है। लेकिन अगर संसद चाहे कि हम भारत का कोई भी भाग अगर विदेशियों को देना चाहें, तो उस कंडीशन में क्या आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग पावर है? तो बेरुवाड़ी मामले में कहा गया था कि नहीं, अगर भारतीय संघ संसद ऐसा करती है जो अपने भारत के किसी भी भूभाग को दूसरे देश को देना चाहती है, तो ये संभव नहीं है। ये तभी किया जा सकता है जब आर्टिकल 368 के तहत हम विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करें। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर आर्टिकल 368 के तहत होगा।
आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये बेरवाडी में कहा गया था और एक उदाहरण के रूप में 100वां संविधान संशोधन किया गया और 100वां संविधान संशोधन करने के लिए हम देखते हैं अनुच्छेद 368 का सहारा लिया गया और भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत हद तक कुछ भूमियों को ट्रांसफर किया गया था। बांग्लादेश की कुछ भूमि को भारत में ट्रांसफर किया गया था, भारत के कुछ लैंड को बांग्लादेश को ट्रांसफर किया गया था। ये तभी हो पाया जब बेरुवाड़ी मामला 1960 में कहा गया था कि चेंज तो किया जा सकता है लेकिन 368 के तहत। अब एक महत्वपूर्ण चर्चा, अगर आपसे अनुच्छेद 2 और 3 में डिफरेंस पूछ ले तो कैसे बताएंगे? तो अनुच्छेद 2 है वो कहता है बाहरी क्षेत्र की बात करता है कि बाहरी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करना है, उस कंडीशन में हम अनुच्छेद 2 को यूज करेंगे। आंतरिक क्षेत्र में जो हमारे राज्य है उनकी सीमाओं में नाम में चेंज करना है तो हमें आर्टिकल 3 को यूज करना होगा। इसके अलावा हम देखें तो ये नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है और ये भारत के जो पहले से अस्तित्व है उनके पुनर्गठन की बात करता है, उनके रीडिजाइन की बात करता है। ये भारत का हिस्सा न होकर होने वाले क्षेत्र होते हैं और ये वर्तमान राज्यों की सीमाओं को बदलने से संबंधित होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है अनुच्छेद 2 और 3 का। 2 बाहरी क्षेत्रों की बात करता है, 3 आंतरिक क्षेत्रों की बात करता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।